नमस्कार। आज हम एलन मस्क की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जैसा कि एलन मस्क एक उद्यमी की गाथा नाम के स्रोत में बताया गया है। हाँ, उनकी पूरी यात्रा दक्षिण अफ्रीका से लेकर आज तक। बिल्कुल, उनके शुरुआती दिनों से लेकर आप देखिए आज वो टेक जगत के कितने प्रभावशाली और हाँ, कभी-कभी विवादास्पद भी चेहरा बन गए हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद है ये समझना कि उन्होंने टेक, स्पेस, एआई, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर अपनी छाप कैसे छोड़ी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी जैसा हमने कहा शुरू होती है 1971 में दक्षिण अफ्रीका से। स्रोत बताता है कि बचपन में ही मतलब काफी कम उम्र में प्रोग्रामिंग का शौक लगा उन्हें और सिर्फ 12 साल के थे जब एक वीडियो गेम बनाकर बेच भी दिया। कमाल है, 12 साल की उम्र में। हाँ, लेकिन स्कूल में उन्हें काफी तंग किया गया, बुलिंग का सामना करना पड़ा। हाँ, ये बात भी आती है सामने। और ये अनुभव शायद उनकी वो जो जबरदस्त महत्वाकांक्षा है उसके पीछे एक वजह हो सकता है। हो सकता है। और फिर वो दक्षिण अफ्रीकी सेना से बचने के लिए कनाडा गए, फिर अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। हाँ, वहां से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। और यहीं पर देखिए दिलचस्प पैटर्न दिखता है। कैसा पैटर्न? एक तरफ तकनीकी ज्ञान, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग, दूसरी तरफ बिजनेस की समझ, इकोनॉमिक्स। शुरू से ही ये कॉम्बिनेशन था। अच्छा। और स्रोत इशारा करता है कि शायद बचपन की मुश्किलें, जैसे वो बदमाशी का जिक्र हुआ, उसने सिर्फ सफल होने की इच्छा नहीं जगाई, बल्कि शायद एक ऐसी व्यवस्था बनाने की चाहत पैदा की जहां नियम उनके कंट्रोल में हो। ये एक दिलचस्प एंगल है सोचने का। खैर, इसके बाद शुरू हुआ बिजनेस का सफर। हाँ, Zip2 से 1995 में अपने भाई के साथ Zip2 कंपनी बनाई। वो उस वक्त मतलब शुरुआती इंटरनेट दौर में अखबारों को ऑनलाइन सिटी गाइड सेवाएं देती थीं। और वो बिकी करीब $307 मिलियन में, जिसमें से मस्क को मिले लगभग 22 मिलियन। काफी पैसा था उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। फिर 1999 में X.com, एक ऑनलाइन बैंकिंग सेवा, जो आगे चलकर पेपाल बनी। हाँ बिल्कुल। और जब ईबे ने पेपाल को खरीदा तब मस्क को मिले लगभग $176 मिलियन। सोचिए जरा, मतलब एक के बाद एक सफल वेंचर। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रकम, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये जो शुरुआती सफलताएं थी, उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं दिया। सही बात है। उन्होंने वो पूंजी और तजुर्बा दिया जिसने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे कहीं ज्यादा बड़े और कह सकते हैं जोखिम भरे कामों की नींव रखी। ये दिखाता है कि वो उभरती हुई टेक्नोलॉजी और बाजार की नब्ज पहचानने में मतलब माहिर थे। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। और फिर आए वो बड़े नाम जिनके लिए आज वो जाने जाते हैं, स्पेसएक्स और टेस्ला। हाँ, ये गेम चेंजर्स रहे हैं। 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत हुई और उसका बड़ा लक्ष्य क्या है? अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना और इंसान को मल्टी प्लैनेटरी बनाना। एक बड़ा विजन। बहुत बड़ा। इनकी कामयाबियों में है फैल्कन 9 रॉकेट का दोबारा इस्तेमाल। ये तो कमाल ही था। हाँ, उसने लॉन्च की लागत को काफी कम कर दिया, स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति ला दी एक तरह से। और नासा के एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक पहुंचाना भी। बिल्कुल। फिर टेस्ला की बात करें तो 2004 में निवेश किया और 2008 में सीईओ बन गए। और आज देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मुख्य धारा में लाने का श्रेय काफी हद तक टेस्ला को ही जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। रोडस्टर से शुरुआत करके मॉडल S, 3, X, Y पूरी रेंज है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, वो पावर वॉल और सोलर रूफ जैसे एनर्जी प्रोडक्ट्स भी। सही। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये कंपनियां उनके घोषित लक्ष्यों से सीधी जुड़ती हैं। सस्टेनेबिलिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। ऐसा लगता है कि वो स्थापित उद्योगों को बदलना चाहते हैं, बड़ी समस्याओं को हल करना चाहते हैं। स्रोत भी ये कहता है कि उनके काम का क्यों उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कैसे। सही कहा। अच्छा, हाल के सालों में उनका काम और भी फैला है। हाँ, कई और दिशाओं में। जैसे 2016 में न्यूरालिंक, जो दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने पर काम कर रही है। ब्रेन मशीन इंटरफेस काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। बिल्कुल। फिर 2017 में द बोरिंग कंपनी, शहरों के नीचे सुरंगें खोदकर ट्रैफिक जैम कम करने का आइडिया। मार्च 2023 में XAI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए। AI में भी कदम रख दिया। और जाहिर है 2022 में ट्विटर का वो बड़ा अधिग्रहण लगभग $44 बिलियन में। हाँ, वो तो काफी खबरों में रहा। और फिर उसे X के रूप में रीब्रांड करना। इसमें कई बड़े बदलाव भी हुए, बहुत से कर्मचारियों को निकाला गया। हाँ, वो छटनी काफी विवादास्पद रही। नए सब्सक्रिप्शन मॉडल लाए गए,
कंटेंट मॉडरेशन के नियमों में ढील दी गई। इस पर काफी बहस भी हुई। हाँ, ये सभी मतलब अलग अलग दिशाओं में सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिशें हैं। न्यूरोटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, सोशल मीडिया पहलुओं को दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, स्रोत कुछ व्यक्तिगत और राजनीतिक जानकारी भी देता है। जैसे उनके पास 3 देशों की नागरिकता है, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका। अच्छा। उनकी संपत्ति का अनुमान 2025 के मध्य में 367 बिलियन से 424 बिलियन के बीच लगाया गया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक। काफी ज्यादा रकम है ये। स्रोत ये भी बताता है कि उन्होंने मई 2025 तक ट्रंप के 2025 प्रशासन में एक भूमिका निभाई थी, सरकारी दक्षता विभाग DOGE करके कुछ। ये राजनीतिक जुड़ाव भी है। हाँ, और फिर जुलाई 2025 में अपनी तीसरी राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी शुरू करने की योजना की घोषणा भी की। तो राजनीति में भी सीधा दखल। देखिए, इतनी ज्यादा संपत्ति और उसका राजनीति समेत अलग अलग क्षेत्रों पर असर, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ओलियां ये साफ कर दें कि हम स्रोत में दिए गए राजनीतिक बिंदुओं को सिर्फ बता रहे हैं। हाँ। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, व्यक्तिगत मोर्चे पर स्रोत के मुताबिक उनके कम से कम 14 बच्चे हैं। हाँ। और 2001 में उन्होंने मस्क फाउंडेशन शुरू किया था, जो रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और सुरक्षित AI जैसे क्षेत्रों को सपोर्ट करता है। तो परोपकार के काम भी हैं। हाँ, तो उनकी विरासत मतलब काफी जटिल है। एक तरफ वो इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, खासकर EV और रॉकेट टेक्नोलॉजी में। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो सार्वजनिक व्यक्तित्व है, उनके ट्वीट्स और X के प्रबंधन को लेकर वो काफी आलोचना के केंद्र में भी रहते हैं। हाँ, ये द्वंद वाकई ध्यान देने लायक है। एक तरफ बेहद सफल इनोवेटर, दूसरी तरफ एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्तित्व। और स्रोत में जिन विवादों का जिक्र है, जैसे उनके ट्वीट्स या X का शासन, वो शायद उनकी बेधड़क और कह सकते हैं अपरंपरागत शैली का ही हिस्सा है शायद। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ ले जाती है? एक उत्सुक दक्षिण अफ्रीकी युवा से एक वैश्विक तकनीकी टाइटन बनने तक का सफर, महत्वाकांक्षा, इनोवेशन और हाँ, अक्सर विवादों का एक मिला-जुला रूप है, जैसा स्रोत दिखाता है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। जब किसी एक व्यक्ति का टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, संचार और शायद राजनीति पर इतना जबरदस्त प्रभाव हो, तो भविष्य को आकार देने वाली इस केंद्रित शक्ति के साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं? हाँ। और समाज को इस पैमाने पर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ किस तरह से जुड़ना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल।